हेलो वीवर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं एक मेडिकल टॉपिक ही आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ जिसका नाम है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं ऑलमोस्ट अराउंड 100 वीडियोस हैं, जो कि मैंने सभी जो CCM का शल्य तंत्र का जो सिलेबस है UG और PG का, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियोस मैंने अपनी बनाई हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है, मतलब बेनिफिशियल लगता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ अबाउट कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। सो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जनरली आप 2-3 पॉइंट इनमें सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये नल्लीपेरस के अंदर ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर ज़्यादा होगा। ओबेस पर्सन जो होंगे, कंपैरिजन की बात करी मैं यहाँ पे, जैसे नल्लीपेरस की मैंने बात की तो एज़ कम्पेयर टू मल्टीपेरस ये नल्लीपेरस में ज़्यादा मिलता है। इसी हिसाब से पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस के अंदर और ओबेस पर्सन जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि इन केसेस में क्या होता है कि जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं तो ऑलमोस्ट सभी स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द एस्ट्राडियोल और वी कैन से एस्ट्रोजन। तो आप सबको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन ही बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, सेल्स की, यानी कि ट्यूमर फॉर्मेशन के अंदर जनरली रेस्पॉन्सिबल होता है इन कार्सिनोमा। सो ये कुछ फैक्टर हैं। इसके अलावा जो भी मदर या फिर जो लेडी जैसे अल्कोहल लेती है या फिर फाइटो हार्मोन्स जैसे मतलब मान लो जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं वो सब जो लेडी लेती है तो उनके अंदर ये ज़्यादा मिलता है। जनरली ऐसा माना गया है कि बिलो 20 ईयर्स ये कम होता है। ठीक है, CO ब्रेस्ट बिलो 20 ईयर्स कम होता है, उसके बाद ही जनरली ये मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो किसी लेडी के अंदर मीनार की अगर लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अगर मेनोपॉज भी अगर अर्ली हो गया तो उसमें एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये मतलब कम होता है। ये एक प्रोटेक्टिव फीचर्स है उसका। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वुमेंस के अंदर ही हो, ये मेंस के अंदर भी पा सकता है, लेकिन चांसेस जो होते हैं वो खाली 0.5% है। तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो अब मैं बात करती हूँ मेनली CA ब्रेस्ट की। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रेडिंग की बात करूँगी तो ग्रेडिंग जो दी जाती है, जैसे बोला जाता है स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, इस हिसाब से तो उसी को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है उसको बोला गया वेल डिफ्रेंशिएटेड, नेक्स्ट मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड और थर्ड जो है वो उसको पुअरली डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। तो इसकी जो TNM की क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको कंप्लीट एक अलग से वीडियो जो होगी उसके अंदर बताऊंगी, तो उसके अंदर खाली सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही होगी। तो अभी इस वीडियो के अंदर आज मैं जो मेन डायग्नोसिस क्राइटेरिया और मैनेजमेंट जो क्राइटेरिया है उसके साइन सिम्टम, मतलब आप कैसे पहचानेंगे, एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कंपेयर करके, तो वो सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की 3 की, वेल डिफ्रेंशिएटेड होगी, या तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होगी, या तो मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होगी। तो अगर मैं इसके पार्ट की बात करूँ कि कार्सिनोमा कितने टाइप का होता है, स्टेजेस मतलब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जनरली फर्स्ट आप लोगों ने 2 ही सुना होगा, क्योंकि थर्ड जो है वो काफ़ी रेयर होता है। तो वन इज़ डक्टल कार्सिनोमा एंड अदर इज़ लोबुलर कार्सिनोमा। तो डक्टल कार्सिनोमा जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, डक्टल यानी कि डक्ट के अंदर होगा। तो डक्ट के अंदर कौन सा कहाँ पे होगा? तो ये जनरली क्या होता है कि जो हमारे लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं फ्रॉम निप्पल टू मेजर यानी कि टर्मिनल एंड तक, डक्ट के अंदर कहीं पर भी ये इसकी ग्रोथ हो सकती है, कहीं पर भी एब्नॉर्मल सेल्स हो सकते हैं। अगर इसके कोज की बात करूँ कि क्यों होता है, तो ये जनरली जो है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। कुछ ना कुछ ऐसा कोज होता है जिसकी वजह से डक्ट की जो DNA होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो खाने पीने से रिलेटेड रीज़न हो सकता है, या फिर अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। देखो CA ब्रेस्ट के अंदर फैमिली हिस्ट्री का बहुत रोल होता है। अगर मान लो किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर CA ब्रेस्ट है और फिर
उसके मतलब कोई भी पेशेंट है उसको अगर हल्का फुल्का भी ऑब्जेक्शन लगता है कि हाँ ब्रेस्ट के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उनको डेफिनेटली चेक कराते रहना चाहिए, ठीक है। उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीए ब्रेस्ट जो होती है वो फैमिली हिस्ट्री से बहुत मायने रखती है उन सब के लिए। तो मैं बात कर रही थी डक्टल कार्सिनोमा की। तो डक्टल कार्सिनोमा में मैंने बताया कि म्यूटेशन की वजह से होता है। जो डक्ट जो होते हैं उनके डीएनए के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन होने की वजह से ही जो सेल्स के अंदर सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से डक्ट के अंदर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। डक्टल कार्सिनोमा जो होता है वो नॉर्मली इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है। इन्वेजिव कार्सिनोमा मतलब होता है कि वो जो है वो डक्ट से बाहर इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, वो जो डक्ट जो हमारा होता है उसी के अंदर ही उसकी फाइंडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये डक्टल कार्सिनोमा था। इसके अलावा अगर जैसे ये बताया गया है कि जो डक्टल कार्सिनोमा होता है वो सीए ब्रेस्ट की सबसे अर्लीस्ट फॉर्म मानी गई है, ठीक है। और डक्टल कार्सिनोमा के क्लिनिकल में ये भी बताया गया है कि डक्टल कार्सिनोमा जो होता है वो जनरली मल्टीफोकल होता है। मल्टीफोकल से हम क्या समझेंगे, मल्टीफोकल मतलब रीजन, ठीक है। तो ये खाली एक जगह पे ना होके डिफरेंट मतलब लैक्टोफेरस निप्पल से लेके जैसे मैंने बताया टर्मिनल एंड तक कहीं पर भी मतलब डिफरेंट साइड्स पे मिल सकता है। और जनरली ऐसा भी देखा गया है कि ये जो है वो बाईलेटरल में मतलब अगर किसी को डक्टल कार्सिनोमा होगा तो जनरली बाईलेटरल साइड वो अफेक्टेड होती है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे साइन और सिम्टम की, तो साइन और सिम्टम के अंदर जैसे जनरली पेशेंट क्यों जाएगा, तो पेशेंट को अपनी ब्रेस्ट, जैसे सबको पता है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जनरली करते रहना चाहिए। तो पेशेंट को अपनी ब्रेस्ट के अंदर लंप फील हो सकता है, ठीक है। तो लंप की अगर फीलिंग होगी और ऐसे लंप में जनरली जो एजेस जो होती हैं अगर लंप की इरेगुलर है, ठीक है, तो अगर इरेगुलर एजेस हैं तो वो जनरली इंडिकेशन होता है किसका, कि पेशेंट को जो है वो सीए हो सकता है। जबकि अगर रेगुलर एजेस हैं मतलब एजेस बहुत ही डिफाइंड है, मेनली सर्कुलर वगैरह हैं, तो उस केस में और अगर लंप बहुत बड़ा साइज़ उसका काफ़ी बड़ा लग रहा है तो जनरली वो नॉन कैंसरस होता है। लेकिन वहीं पे साइज़ अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब साइज़ छोटा हो और मेनली अगर एजेस इरेगुलर लग रही हैं, तो आपको जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज, इसके अंदर डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पेशेंट्स को ब्लडी डिस्चार्ज भी निपल से हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन की जब मैं बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन में देखो एमआरआई वगैरह हो गया या फिर यूएसजी हो गया, तो ये सब एडिशनल हैं। लेकिन जनरली मैमोग्राम जब हम कराते हैं तो उसमें हमें डक्टल कार्सिनोमा की फाइंडिंग्स बिल्कुल क्लियर मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे बायोप्सी वगैरह है वो तो है ही है, लेकिन मैमोग्राम अगर हम नॉर्मली कराते हैं तो उसके अंदर हमें क्लियर कट फाइंड आउट हो जाता है कि पेशेंट इज़ अंडरगोन डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो अगर डक्टल कार्सिनोमा की अब मैं बात करूँ अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में डक्टल कार्सिनोमा के अंदर हम, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जनरली लंप होता है ना, तो हम पेशेंट को लंपेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो लंपेक्टमी करने के बाद, अच्छा मान लो जो भी आप सर्जरी करेंगे उसके बाद आप फॉलो करेंगे उसको रेडिएशन थेरेपी से कंपल्सरी, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर थोड़ा बहुत कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट अगर रहता है तो ताकि वो उससे डैमेज हो सके और फर्दर पेशेंट जो है वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो लंपेक्टमी आप मैंने इससे बताया इसमें कर सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है अगर आप वो पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करता है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लंपेक्टमी अगर मतलब आपको लगता है कि लंपेक्टमी से बात नहीं बनेगी तो मेस्टेक्टमी भी इस पेशेंट को एडवाइस की जा सकती है। तो ये तो था अबाउट डक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा भी अपने नाम से डिनोट कर रहा है, मतलब कार्सिनोमा अगर लोब्यूल्स के अंदर होगी, ठीक है, यूनिट है ब्रेस्ट की आपको पता है, तो लोब्यूल्स के अंदर होगी। लोब्यूल्स मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर, तो अगर उनके अंदर अगर मान लो सीए चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होती है, तो हम उसको बोलेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा जो होते हैं वो जनरली, अगर आपको पेशेंट की एज की मैं बात करूँ तो जनरली इस यहाँ पे लोब्यूलर कार्सिनोमा जिन लेडीज़ को होता है वो 40 to 50s के बीच में ज़्यादातर देखा गया है। इसके अलावा जिनको मिनोपॉज हो चुका होगा वो
कम अफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। अच्छा, लोबुलर कार्सिनोमा जो है वो जनरली मेंस के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था 0.05% चांसेस होते हैं सी ब्रेस्ट के अंदर, मेंस के अंदर भी, लेकिन उनके अंदर जनरली लोबुलर कार्सिनोमा के चांसेस होने के नहीं होते हैं। ठीक है, लोबुलर कार्सिनोमा की एक फाइंडिंग ये होती है कि इसमें पेशेंट जो है वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, जनरली पेशेंट को इसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। ये जब आप डायग्नोसिस की भी बात करेंगे तो ये एक मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, सॉरी। आप मान लो आपको ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप था, ठीक है, आपको हल्का फुल्का पेन हो रहा है, मतलब नॉर्मली आपको कोई भी करैक्टर हो या फिर आपका खाली सस्पेक्ट हो, ठीक है, कि आपको कोई लंप इधर फील हो रहा है या फिर कैल्सिफिकेशन थोड़ा बहुत फील हो रहा है, तो मतलब ऐसा कोई साइन सिम्टम इसमें नहीं होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ब्लडी डिस्चार्ज होगा या फिर लंप स्पेसिफिक होगा, तो लोबुलर में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग में भी क्या होगा कि ये फाइंडिंग जनरली आपको मेमोग्राम में नहीं मिलती है। ये फाइंडिंग आप कब मिलेगी आपको, जब आप बायोप्सी कराएंगे। बायोप्सी फाइन नीडल बायोप्सी हो सकती है, कोर बायोप्सी हो सकती है, इंसिजनल बायोप्सी हो सकती है, लेकिन जनरली ये बायोप्सी के अंदर मिलती है। इसके अलावा MRI वगैरह में कैल्सिफिकेशन वगैरह के कुछ डिपॉजिट्स मिल सकती हैं, लेकिन मेनली बायोप्सी से इसकी फाइंडिंग आपको मिलती है। इसके अलावा डायग्नोसिस की एक होता है ई कैटरिन एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर आप एनालिसिस कराते हैं, ठीक है, हिस्टोकेमिकल एनालिसिस कराते हैं पेशेंट की, और उसमें ई कैटोट्रोपिन एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव होती है, प्रेजेंट आती है, तो वो भी डिनोट करती है कि पेशेंट को जो है वो लोबुलर कार्सिनोमा है। अच्छा, कुछ रिसर्चर्स का ये डाटा दिया है, उन्होंने ये मानना है कि लोबुलर कार्सिनोमा जो है वो एक ट्रू कार्सिनोमा नहीं है, ठीक है, ट्रू कार्सिनोमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये लोबुलर कार्सिनोमा पर्टिकुलर एक कार्सिनोमा ना हो के ये खाली एक इंडिकेटर है जो कि डिनोट करता है कि फर्दर पेशेंट को इन फ्यूचर अगर उन्होंने ठीक से अपना डाइट प्लान या फिर अगर अपना रूटीन जो है अगर वो ठीक नहीं रखा, तो फर्दर पेशेंट जो है वो कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा उसको हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने इसको नाम दिया है ब्रेस्ट लोबुलर नियोप्लाजिया। तो नियोप्लाजिया या नियोप्लाज्म ही क्या होता है, नियोप्लाज्म से हम समझते हैं सिर्फ एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है, सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको नियोप्लाजिया वर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कार्सिनोमा हम उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक इंडिकेशन होता है, वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि अगर इस लेवल पे अगर आपने अपने आप को एक पर्टिकुलर थेरेपी से अगर आपने अपने आप को ट्रीट नहीं किया, वो थेरेपी हो सकता है अगर आपकी डेली रूटीन आपका कुछ चेंज है जिसकी जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि डाइट चेंजेस की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है, या फिर जैसे कोई भी मदर्स हैं, जैसे मान लो आजकल LSCS वगैरह होते हैं, तो फीडिंग जनरली मदर्स जो है वो अपने बेबी को अलाउ नहीं करती हैं, तो ऐसा भी जो बेबी को फीडिंग वगैरह भी नहीं कराती हैं, तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके होने के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लोबुलर कार्सिनोमा को कुछ लोगों ने कहा है कि ये पर्टिकुलर कार्सिनोमा ना होके ये एक इंडिकेटर है, इसलिए इसको लोबुलर नियोप्लेजिया भी वर्ड दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर पर्टिकुलर कोई साइन सिम्टम होता नहीं है, पेशेंट को कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है, ये खाली एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। तो इसीलिए डायग्नोसिस इसकी बायोप्सी से मैंने बताया था। तो जहाँ पे अगर मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूँगी तो इसके मैनेजमेंट में ऐसा बोला गया है कि जनरली इसको स्टार्टिंग फेज में अगर आपको मिलता भी है तो इसको हार्मोनल थेरेपी यानी कि एडजुवेंट थेरेपी जिसको बोला जाता है, तो उससे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो हार्मोनल थेरेपी में भी जनरली एक ड्रग आता है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, टैबलेट का नाम भी सुना होगा, ड्रग का नाम बहुत सुना होगा, टेमोक्सिफेन, ठीक है। टेमोक्सिफेन में क्या होता है, टेमोक्सिफेन जो होता है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो कार्सिनोमा होता है ये जर्नी एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वही ट्यूमर की फर्दर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो जो टेमोक्सिफेन जो ड्रग होता है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन के एक्शन को जो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ट्यूमर जो प्रोमोटिंग जो फैक्टर होता है वो डिप्रेस हो जाता है, सुप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट हम जनरली हार्मोनल थेरेपी से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो
किसी पेशेंट को लोब्यूलर नियोप्लाज्मा या फिर लोब्यूलर कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ है और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसकी फैमिलीज़ में भी पहले किसी को सीए ब्रेस्ट रह चुका है, ठीक है, या फिर मान लो और फैक्टर भी ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, एज फैक्टर हो गया या फिर सीवियरिटी पेशेंट को सिम्टम्स भी कुछ डेवलप हो रहे हैं, तो उस केस में हम इसको पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट डक्टल और लोब्यूलर कार्सिनोमा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था एक और स्टेज होती है, एक और कार्सिनोमा होता है जिसका नाम होता है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। ये जनरली बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ये सीवियर फॉर्म होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की। इसके अंदर जैसे नाम डिनोट कर रहा है इन्फ्लामेटरी, तो इन्फ्लामेटरी मतलब इसके अंदर जनरली इन्फ्लामेशन के साइन सभी होंगे, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब पेशेंट को सीवियर पेन होगा, ठीक है। और इसके अंदर ब्रेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ब्रेस्ट इन्वॉल्व होती है। ब्रेस्ट जो बाहर से देखने में भी बिल्कुल आपको रेडिश दिखेगी, जैसे एब्सस, इसको आप मिमिक कर सकते हैं ब्रेस्ट एब्सस से, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में अगर आप पहले कोई केस नहीं देखा गया है तो ब्रेस्ट एब्सस करके भी इसको मिमिक कर सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए हम जनरली बायोप्सी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मेमोग्राम वगैरह या फिर एमआरआई में ये इतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो बायोप्सी में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो साइन सिम्टम मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन के सभी होंगे, उसमें से रेडनेस हो गया या फिर पेन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा PUD ऑरेंज, PEAUD ऑरेंज, मतलब जो संतरे का जो छिलके में जैसे छेद होते हैं, तो वैसी अपीयरेंस इसमें ब्रेस्ट में मिलती है। इसके अलावा हो सकता है पेशेंट के जो निप्पल्स होंगे वो भी पेशेंट के निप्पल्स जो हैं वो भी रिट्रैक्टेड मिल सकते हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर में मिलती हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये बहुत रेयर होती है, लेकिन सीवियरिटी भी उसके साथ साथ उतनी होती है। अगर इसके कारण की बात करें कि ये क्यों होता है, तो ये कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे सबडर्मल, जो डर्मल, एपिडर्मल और डर्मल जो लेयर होते हैं स्किन के, तो जो डर्मल लेयर से नीचे जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, अगर उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो उसकी वजह से जनरली इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा जनरली होता है। तो वहीं अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर तीनों ही मतलब यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़, सबसे पहले इसके अंदर सर्जरी यूज होगी। सर्जरी आपकी जिससे बताया मैंने रेडिकल मेस्टेक्टमी होगी, ठीक है। रेडिकल मेस्टेक्टमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर वही मैंने बताया आपको, टैमोक्सिफेन वगैरह से यूज़ कर सकते हैं, और रेडियोथेरेपी आप यूज़ करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट CA ब्रेस्ट। जनरली 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो तीनों पार्ट को आप इतना डिफाइन करेंगे और इंट्रोडक्टरी और डिफाइन करेंगे, तो इजीली आपका टॉपिक कवर हो जाएगा सभी, ठीक है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था TNM क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको फर्दर एक वीडियो 4 से 5 मिनट की, क्योंकि ऐसे कंप्लीट वीडियो में वो समझ नहीं आता, तो उसमें खाली आपको स्टेजेस और वो क्लासिफिकेशन उस वीडियो में दूँगी। थैंक यू सो मच।